नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे 8 जनवरी और उसके बाद के करंट अफेयर। कोशिश करेंगे कि 15 जनवरी तक का करंट अफेयर हम इसमें कवर कर लें। आगामी जो एग्ज़ाम्स हैं, जो अभी आपके 2-3 महीने में होने वाले हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पिछले 6 महीने का करंट अफेयर सामान्य तौर पर पूछा जाता है। बहुविकल्पीय प्रश्न के माध्यम से हम इस करंट अफेयर को देखेंगे। लेकिन आप अगर इसका डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो हमारा द एनालाइजर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें फ्री में डिटेल भी पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तावित धर्म स्वतंत्र कानून की प्रेरणा मुख्यतः किस राज्य के मौजूदा कानून से ली गई है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, तो बी है उत्तर प्रदेश, सी है गुजरात और डी है कर्नाटक। आप चाहें तो इसका सही उत्तर नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। इसका वैसे सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी। उत्तर प्रदेश ने सबसे पहला इस प्रकार का धर्म स्वतंत्र कानून बनाया। ये कानून कहता क्या है? कानून कहता ये है कि भाई सामान्य तौर पर धर्म अगर किसी को परिवर्तित करना है तो वो, मान लीजिए मेरा धर्म हिंदू है और मैं किसी ईसाई धर्म में कन्वर्ट होना चाहता हूं, तो मैं कन्वर्ट कैसे होता हूं? लोभ लालच से हो सकता हूं, हो सकता है मेरी कोई शारीरिक पीड़ा रही हो, कोई मानसिक पीड़ा रही हो, वो मेरी शांत हो गई हो ईसाई धर्म के बदौलत या फिर मुस्लिम धर्म के बदौलत, तो मैं उस धर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहूंगा। मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया है कि मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि जो भी धर्म परिवर्तन होता है उसमें लोभ लालच बहुत ज्यादा होता है, और लोभ लालच की वजह से लोग धर्म को परिवर्तित कर लेते हैं। इस लोभ लालच की वजह से लोग धर्म को परिवर्तित न करें, इसके वजह से ये कानून लाया गया है छत्तीसगढ़ में, जो कि सबसे पहले यूपी में लाया गया था। ये कानून ये कहता है कि आप धर्म परिवर्तन अगर करना चाहते हैं तो आपको कानूनी तौर पर, कानूनी तरीके से धर्म को परिवर्तित करना पड़ेगा। और यदि कोई आपको लोभ लालच दे करके धर्म को परिवर्तन कराने का प्रयास करता है या फिर गैर कानूनी ढंग से, यानी कानून के अलावा धर्म को परिवर्तित कराने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही भी इसके अंतर्गत की जाएगी। दूसरा प्रश्न कहता है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तावित धर्म स्वतंत्र कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है आप लोग नीचे कमेंट भी कर सकते हैं मेरे उत्तर देने से पहले। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो धर्मांतरण की प्रक्रिया है उसको वैधानिक रूप से किया जाए, कानूनी रूप से किया जाए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आईपीएस अधिकारी अमित कुमार, जिनको कि जनवरी में एक राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया गया, किस विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया गया है? छत्तीसगढ़ के आईपीएस हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के आईपीएस को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है। तो किस चीज के लिए मिला है, किस क्षेत्र में उन्होंने विशिष्ट सेवा दी है कि उनको ये राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है? तो एक, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए, ऑप्शन बी है कोलगेट घोटाले की जांच में नेतृत्व के लिए, सीमा सुरक्षा बल में सेवा के लिए, या ट्रैफिक मैनेजमेंट सुधार हेतु योगदान के लिए। तो अमित कुमार जो है वो एडीजी हैं वर्तमान में, ठीक है। और इनको जो पुलिस पदक मिला है, राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है, वो कोलगेट घोटाले की जांच के लिए मिला गया है। और ये कोलगेट घोटाले की जांच के लिए इनको, अमित कुमार को आप देख सकते हैं, ये अमित कुमार है। और अगर आपसे पूछे कि अमित कुमार को पदक दिया किसने, राष्ट्रपति पुलिस पदक तो है लेकिन पदक दिया किसने, तो आपको यहां पर स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि पदक देते हुए हमारे वर्तमान गृह मंत्री हैं, यानी अमित शाह। अमित कुमार और अमित शाह, तो अमित शाह ने अमित कुमार को पदक दिया है, किसके लिए? कोलगेट घोटाले की जांच में उन्होंने नेतृत्व किया था, इसके लिए। अमित कुमार जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के खुफिया चीफ में, मतलब खुफिया विभाग के एडीजी हैं, उनको विशिष्ट और अनुकरणीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया है। उन्हें विशेष रूप से कोलगेट घोटाले जैसे देश में चर्चित मामलों में सीबीआई का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। हालांकि ये खुफिया विभाग के एडीजी हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन जब ये
इसकी जांच कर रहे थे, कोलगेट घोटाले की जांच कर रहे थे, तब सीबीआई ने इन्हें अपने पास बुला लिया था और उन्हें नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था इसके लिए, और ज्वाइंट डायरेक्टर के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी सीबीआई में और कोलगेट घोटाले की जांच की। तो बहुत सारे प्रश्न इसमें से पूछा जा सकता है कि अमित कुमार वर्तमान में कहां पदस्थ हैं, या इन्होंने किसकी जांच की, सीबीआई में रहते हुए किस पद पर रहे, तो ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर रहे। इस तरीके के प्रश्न इसमें से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। अब राष्ट्रपति पदक प्राप्त हुआ, राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त हुआ, तो वो तो ठीक बात है, लेकिन राष्ट्रपति पुलिस पदक किस व्यक्ति ने अमित कुमार को प्रदान किया, तो अमित शाह ने प्रदान किया। ठीक है, इस तरीके से 2, 4, 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं घुमा के। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन अमित कुमार की सेवा पृष्ठभूमि के संबंध में सही नहीं है, यानी अमित कुमार ने कौन कौन से पद धारित किए या कौन कौन से काम किए वो हमको छांटना है, जो काम नहीं किए होंगे वो हमको इसमें से अलग कर देना है, क्योंकि संबंध सही नहीं है पूछा है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, वे सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर रह चुके हैं, बिल्कुल। जब वो कोलगेट घोटाले की जांच कर रहे थे तो उन्हें नोडल अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया गया था सीबीआई में, साथ ही साथ उनको सीबीआई का ज्वाइंट डायरेक्टर भी बनाया गया था। ठीक है, तो पहला कथन सही है। दूसरा कहता है उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। तो अभी हमने देखा राष्ट्रपति पुलिस पदक जो दिया गया, हालांकि राष्ट्रपति के नाम पर है, लेकिन ये पदक प्रदान करने वाले कौन थे, तो अमित शाह थे, वर्तमान के गृह मंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि वे वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के प्रमुख हैं। तो इसको हमने देखा कि ये बीएसएफ के प्रमुख नहीं है, बल्कि एडीजी हैं। एडीजी हैं किसमें, छत्तीसगढ़ के खुफिया विभाग में। तो ये कथन हमारा गलत हो गया। उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक नई दिल्ली में प्रदान किया। तो जो भी राष्ट्रपति से संबंधित पदक होते हैं वो सामान्य तौर पर दिल्ली में ही दिए जाते हैं। तो अगर ऑप्शन नंबर सी आपको पता है तो आपको पता हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। संविधान गौरव अभियान की छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय समिति के संयोजक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था या किया गया है। ये जनवरी की बात है, तो अब अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो किया गया था हो गया, लेकिन आपसे पूछेगा। मुख्य रूप से संविधान गौरव अभियान जो है किसी प्रकार का सरकारी अभियान नहीं है, ध्यान रखेंगे। सरकारी अभियान नहीं है, चूंकि पूरे देश में ये संविधान गौरव अभियान चलाया गया था, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर कहूं कि ये सरकारी अभियान नहीं है तो किसका अभियान है, तो ये अभियान था बीजेपी का, यानी भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, संविधान गौरव अभियान छत्तीसगढ़ जो था वो बीजेपी का था। तो छत्तीसगढ़ में जो संयोजक, समिति के संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया था वो कौन थे, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नारायण चंदेल। पूर्व नेता प्रतिपक्ष थे, है नारायण चंदेल, जो संविधान गौरव अभियान की छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय संयोजक नियुक्त किया गया था। उसके साथ भाजपा के जो विधायक हैं गुरु खुशवंत साहब, इनको सह संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, दोनों चीजें हैं, संयोजक पूछे तो भी, सह संयोजक पूछे तो भी। नारायण चंदेल सामान्य तौर पर आपके दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि न्यूज खबरों में गुरु खुशवंत साहब का नाम बार बार आता है जो विधायक है, तो आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन वो ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति जो है वह सह संयोजक है, न कि संयोजक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के किस पदाधिकारी को हाल ही में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया। तो उनका नाम होगा, अगर सही नाम बोलूं, छत्तीसगढ़ राज्य के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है मेरे ख्याल से ये, और उनका नाम है सलीम शेख। ठीक, प्रश्न घुमाने के लिए आपसे देखिए ऑप्शन में नवाब अली खान दिया है, फिर डॉक्टर सलीम शेख भी दिया है और डॉक्टर सलीम राज भी दिया है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है,
ऑप्शन सॉरी सलीम शेख नहीं, सलीम राज, सलीम शेख भी दिया है और सलीम राज भी दिया है। तो डॉक्टर सलीम राज को वर्तमान में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। उनका फोटो ये है। सलीम राज जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जो राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। यह निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश के माध्यम से अधिसूचित किया गया, यानी सामान्य विभाग प्रशासन विभाग ने आदेश निकाल करके बताया कि डॉक्टर सलीम शेख को अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है, जो कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं वर्तमान में छत्तीसगढ़। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर सलीम राज, सलीम शेख नहीं सलीम राज, बार बार कंफ्यूज हो रहा हूं, आपको भी थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रखना है। यहाँ पे मैं ही हो जा रहा हूं तो आपको तो रखना है सलीम राज, हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये प्रश्न आपसे अगर सलीम शेख और सलीम राज आया तो कंफ्यूज नहीं होना भाई। तो डॉक्टर सलीम राज की बात करें तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने के लिए किस विभाग ने आदेश जारी किया है? तो आपसे यहां पे भी आप चाहें तो आपसे अगर घुमा के पूछा इस तरीके का प्रश्न तो आपके मन में कंफ्यूजन यानी संशय पैदा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि सामान्य तौर पर सलीम राज की बात करूं तो हमने इसको पढ़ा कि ये वक्फ बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं, और वक्फ बोर्ड की बात आएगी तो बात आएगी मुस्लिम कम्युनिटी की, और मुस्लिम कम्युनिटी की बात आएगी तो हम जानते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी कैसी कम्युनिटी है अल्पसंख्यक कम्युनिटी, अल्पसंख्यक। और जब अल्पसंख्यक कम्युनिटी की बात आएगी तो आपको हमेशा मन में आएगा कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने ही इसके लिए अधिसूचना जारी किया होगा। लेकिन अभी ही पिछले वाले प्रश्न में हमने पढ़ा कि ये अधिसूचना या ये आदेश सामान्य प्रशासन विभाग यानी ऑप्शन सी द्वारा जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 2024-25 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खरीदे गए अनुमानित जो धान है 160 से 165 लाख टन होने वाला है या फिर है। अब इसमें से प्रश्न पूछा है, आपको बता दिया, एक फैक्ट बता दिया कि इतना अनुमानित है, 160 से 165 लाख टन अनुमानित है। अब पूछता है कि इसमें से कितने लाख टन का निष्पादन केंद्रीय एवं राज्य पूल द्वारा किया जाएगा। केंद्रीय और राज्य पूल क्या होता है इसके बारे में कभी अगर समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा। कुल मिला के केंद्रीय पूल और राज्य पूल को कहूं तो एक तरीके से भंडार गृह समझ सकते हैं आप, यानी केंद्र सरकार का जो भंडार गृह होगा, गोदाम होगा, और राज्य सरकार का जो गोदाम होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो कितने 160-65 लाख टन 160-165 लाख टन धान खरीदा जाना है या फिर खरीदा गया सरकार द्वारा। अब इसमें से कितना धान केंद्रीय और राज्य पूल में संरक्षित रख दिया जाएगा? तो वो है 125 लाख टन। और बचेगा जो, यानी 165 में अगर हम 125 घटा दें तो बचता कितना है? 40 लाख टन। अब इस 40 लाख टन का क्या किया जाएगा? अगला प्रश्न देखते हैं। अतिशेष 40 लाख टन धान के निपटारे के लिए सरकार किस प्रक्रिया के माध्यम से समाधान करने की योजना बना रही है? तो इसका क्या किया जाएगा? तो अभी हमने देखा कि सरकार लगभग 165 लाख टन धान खरीदेगी, उसमें से 125 लाख टन जो है केंद्रीय और राज्य पूल में संरक्षित कर दिया जाएगा। तो बचता है 40 लाख टन। इस 40 लाख टन को सरकार क्या करेगी? नीलामी कर देगी। नीलामी कर देगी कि कोई अगर लेना चाहता है इस धान को तो खरीद ले। तो ऑप्शन आपसे पूछा है, किसानों को पुनर्वितरण किया जाएगा? बिल्कुल नहीं। निर्यात? बिल्कुल नहीं। सीधा बाजार में बिक्री नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीलामी के द्वारा बिक्री कर दी जाएगी। अगर कोई लेना चाहता है तो ले ले उस धान को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में किए गए नए संशोधन के अनुसार अब योजना का लाभ किन लोगों को भी मिल सकेगा? तो आपको पता होगा प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर आप पढ़े होंगे प्रधानमंत्री आवास योजना, तो प्रधानमंत्री आवास योजना कैसे आया है? तो जो एक इंदिरा आवास योजना थी उसी इंदिरा आवास योजना को बदल करके प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना बना दिया गया।
अब इस प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या मिलता है, घर मिलता है लोगों को, जो बेघर लोग हैं उनको घर मिलता है। तो शुरू में एक सर्वे हुआ था, आर्थिक विभाग द्वारा एक सर्वे किया गया था। उस सर्वे में देखा गया था जिनके पास कोई घर नहीं है, यानी जो लोग बेघर हैं उनको पहले सबसे पहले देना था। उसके बाद ऐसे घर हैं जिनमें कोई कमरा नहीं है, यानी बिना कमरा वाला घर, फिर एक कमरा वाला घर, फिर 2 कमरा वाला घर, ऐसे देना था। ठीक, इसमें और भी चीजें थी कि जिसकी आमदनी कितना 3,000 रुपए से कम है उसको ही दिया जाएगा, जिसकी आमदनी जिसके यहाँ मोटरसाइकिल नहीं है, टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, उसको ही दिया जाएगा। ऐसे क्राइटेरिया बनाए गए थे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। अब इस क्राइटेरिया में कुछ परिवर्तन किया गया है वर्तमान में, और ये परिवर्तन किसने कहा किया, किसने किया है, केंद्र सरकार ने किया है। चूंकि छत्तीसगढ़ इससे प्रभावित है इसलिए प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। और छत्तीसगढ़ ही प्रभावित नहीं है, छत्तीसगढ़ में आकर के केंद्रीय जो मंत्री हैं उन्होंने इसकी घोषणा की, इसीलिए छत्तीसगढ़ में आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहले जो थी वो भूमिहीन और वाहनहीन परिवार इसमें शामिल थे, तो ये तो थे ही थे। नया किनको मिलना है, तो जिनकी मासिक आय 10,000 रुपए से कम है, जिनके पास अधिकतम 15,000 रुपए मासिक आय और 2.5 लाख एकड़ या 2 पहिया वाहन है, केवल अनुसूचित जाति और जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति के लोग को पहले मिल रहा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बताया गया है क्या कि जिनकी मासिक आय, अब के कंडीशन में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एलिजिबल लोग कौन होंगे, तो सबसे पहला बात देखें, पहला बात जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए से कम है वो एलिजिबल होंगे। दूसरा, इनके पास यदि 2.5 एकड़ तक सिंचित भूमि है तो भी एलिजिबल होंगे। यदि इनके पास, तीसरा नंबर पॉइंट, 5 एकड़ तक असिंचित भूमि है तो भी एलिजिबल होंगे। चौथा नंबर पॉइंट, यदि इनके पास कोई 2 पहिया वाहन है तो भी एलिजिबल होंगे। पहले ये एलिजिबल नहीं थे, केवल भूमिहीन लोग हुआ करते थे जिनकी मासिक आमदनी, कुल मिलाकर निर्धन लोग हुआ करते थे इसमें एलिजिबल। तो ये चीज इसमें अभी चेंज कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री ने कितने नए आवासों की घोषणा की। तो कुल मिलाकर एक चीज ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो केंद्रीय मंत्री हैं इसके लिए वो शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में आए थे और उन्होंने एक नारा दिया था, मोर आवास मोर अधिकार, छत्तीसगढ़ी बोली में, छत्तीसगढ़ी भाषा में। और इन्होंने छत्तीसगढ़ में रहते हुए ही बताया कि मोर अधिकार मोर आवास के अंतर्गत हम नए आवासों की घोषणा कर रहे हैं। तो वो नए आवास कितने थे, 3,03,384 आवास। ठीक है, छत्तीसगढ़ के ग्राम नगपुरा में आयोजित हुआ था यह कार्यक्रम, ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा यह जा सकता है कि मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम, मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम किस जगह से प्रारंभ हुआ। तो आपको जानना है छत्तीसगढ़ से प्रारंभ हुआ, और छत्तीसगढ़ में भी स्पेसिफिक पूछे तो नगपुरा से प्रारंभ हुआ। ठीक है, छत्तीसगढ़ के नगपुरा से प्रारंभ होता है। और जिसको अभी आप लोग एक, अगर ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो आप लोग का एक सर्वे चल रहा होगा जिसको कहते हैं आवास प्लस का सर्वे। और यही आवास प्लस का सर्वे कहां से निकल के आया है, मोर आवास मोर अधिकार जो कार्यक्रम है इसके अंतर्गत फिर से सर्वे कराया जा रहा है। क्या सर्वे कराया जाएगा, जिसके पास 2 पहिया वाहन है वो भी अब एलिजिबल होंगे, 2.5 एकड़ तक सिंचित भूमि है तो भी एलिजिबल होंगे, 5 एकड़ तक असिंचित भूमि है तो भी एलिजिबल होंगे, 5,000 से कम इनकम है तो भी, 15,000 से कम इनकम है तो भी एलिजिबल होंगे। तो यही मोर आवास मोर अधिकार के अंतर्गत ही
अभी आवास प्लस का सर्वे आप ग्रामीण क्षेत्र में देख सकते हैं। वैसे ये जो है 31 मार्च तक था, लेकिन इस डेट को अब आगे बढ़ा दिया गया है, शायद अप्रैल लास्ट तक कर दिया गया है। वो महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आवास प्लस नया सर्वे जो हो रहा है वो यही मोर आवास मोर अधिकार योजना के अंतर्गत हो रहा है। 28वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में छत्तीसगढ़ से कुल कितने युवाओं का चयन किया गया है? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, जो क्या हुआ, यह है राष्ट्रीय युवा महोत्सव, वो कहां हुआ? राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहें तो दिल्ली में हुआ, ठीक है। और इस राष्ट्रीय युवा महोत्सव में अलग अलग क्षेत्र से लोगों का चयन करना था। और राष्ट्रीय युवा महोत्सव की बात करूं तो ये खेल मंत्रालय जो है, यानी केंद्रीय खेल मंत्रालय जो है, खेल और युवा मंत्रालय, इसके द्वारा ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया दिल्ली में। और इसमें छत्तीसगढ़ से, इसमें जो चयन करना था वो 3 चरणों में चयन करना था। और छत्तीसगढ़ से कुल जो युवाओं का चयन हुआ है वो 75 हुआ है। पहले चरण में इसमें 45 और दूसरे चरण में 30 लोगों का चयन हुआ, टोटल 75 लोगों का चयन हुआ है, ठीक है। दिल्ली में भारत मंडपम में 11 और 12 जनवरी को आयोजित 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव में छत्तीसगढ़ के 75 युवाओं का चयन किया गया, जिसमें 45 प्रतिभागी जो है खेलो इंडिया यूथ फेस्टिवल से और 30 प्रतिभागी राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के माध्यम से चयनित किए गए हैं। यह चयन 3 चरणों की प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है, जिसमें राज्य के श्रेष्ठ युवा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 28वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के अंतर्गत आयोजित विकसित भारत युवा नेता संवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था या फिर क्या है? तो राष्ट्रीय मुद्दों पर युवाओं के बीच चर्चा और संवाद करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कहां से आ गया? अच्छा, ये गलत लग गया, ठीक, गलत लग गया इमेज, ठीक। अब अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल रेमन डेका को अमेरिका में आयोजित स्वदेशी मेले के लिए निमंत्रित किस संस्था के प्रतिनिधि द्वारा निमंत्रण दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है छत्तीसगढ़ अमेरिकन कल्चर एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़ प्रवासी समाज अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन, या ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका छत्तीसगढ़ मैत्री परिषद। तो ये रेमन डेका जो हमारे वर्तमान में राज्यपाल है छत्तीसगढ़ के, उनको निमंत्रण प्राप्त हुआ अमेरिका से। और निमंत्रण देने वाला जो संस्था था वो था नाचा। उस संस्था का नाम क्या है? नाचा है। पढ़े भी होंगे आप लोग, छत्तीसगढ़ पढ़ते होंगे तो। नाचा यानी उत्तर अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन, नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन। अगर इसको हम लोग छोटा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो देखिएगा नाचा हो जाएगा। छत्तीसगढ़, अगर उत्तर की बात करें तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ बोलते हैं। अमेरिका का ए ले लेते हैं, छत्तीसगढ़ का CH ले सकते हैं और एसोसिएशन का ए ले लेंगे, क्या हुआ? नाचा। उत्तर अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन, इसी को शॉर्ट फॉर्म में नाचा बोला जाता है। और इसी के प्रतिनिधि ने रेमन डेका को इनवाइट किया कि आप आइए, वहां पे कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम में आप भागीदार हुई। क्योंकि छत्तीसगढ़ से संबंधित है तो आप छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं तो जरूर आइए। राजभवन में राज्यपाल रेमन डेका से मुलाकात करने आए गणेश कर, उनका नाम गणेश कर है, जो किसके? नाचा के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जो कि उत्तर अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा के संस्थापक हैं और अमेरिका के नेपरविल सिटी के कमिश्नर भी हैं। यानी यहां से गए वहां, और वहां पे नाचा तो चलाते ही हैं, नाचा नामक संस्था तो चलाते ही हैं, लेकिन वहां पे कमिश्नर भी नियुक्त हुए हैं। कहां पे? नेपरविल सिटी में। उन्होंने अमेरिका में हर वर्ष आयोजित होने वाले स्वदेशी मेले का निमंत्रण राज्यपाल को दिया। नाचा संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को वैश्विक मंच प्रदान करना। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, गणेश कर द्वारा, गणेश कर कौन है? वही नाचा के संस्थापक
हैं और अभी वर्तमान में नाचा के अध्यक्ष भी हैं, जो एसोसिएशन है उसके। तो गणेश कर द्वारा राज्यपाल को भेंट की गई पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो बताता है वो राज्यपाल को जो उन्होंने पुस्तक की दी, इनवाइट करने आए थे, तो इनवाइट करके गए तो कुछ चीजें देते हैं ना, जब आते हैं तो भेंट स्वरूप देते हैं। तो भेंट स्वरूप उन्होंने क्या किया, एक किताब दिया। उस किताब में लिखा था क्या कि आप अमेरिका आइए, हम लोग नेपर हिल जो जगह है वहां पर हम लोग छत्तीसगढ़ की संस्कृति को उजागर करने के लिए नाचा जो हमारी संस्था है उस संस्था के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं। तो उस किताब में क्या लिखा था कि वो संस्था जो है, नाचा नामक जो संस्था है, वो कौन कौन सी गतिविधियां वहां करने वाली है, क्या क्या करके दिखाने वाली है। सुआ नाचेंगे कि नहीं नाचेंगे, सुआ गीत गाएंगे कि नहीं गाएंगे, ददरिया गाएंगे कि नहीं गाएंगे, ये सब चीजें उसी किताब। अरे कुल मिला के क्या कहें, कुल मिला के एक टाइम टेबल लिखा है उस किताब में, ठीक है, कि ये सब कार्यक्रम होगा, इस तिथि से शुरू होगा, इस टाइम में शुरू होगा, इस टाइम में सुआ गीत, इस समय ददरिया गीत, इस समय अनरसा परोसा जाएगा, इस समय आपको चौसेला खिलाया जाएगा, इस समय चिला खिलाया जाएगा। ये सब चीजें उसमें लिखी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किस राज्य की तर्ज पर स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी लागू की गई है? तो सही उत्तर क्या है, गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में आईटी हब की आईआईटी की तर्ज पर प्रस्तावित तकनीकी संस्थाओं की स्थापना किन स्थानों पर की जाएगी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये वाला है, इसी से पूछा गया, एक ही प्रश्न है, एक ही दिन का। आईटी हब की स्थापना की जाना है, तो आईटी हब की स्थापना कौन कौन से जगह पर की जाएगी? तो नवा रायपुर में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नवा रायपुर में, कबीरधाम में, जगदलपुर, रायगढ़ और जसपुर। आपसे पूछेगा कि आईटी हब की स्थापना क्यों की जा रही है, तो आप बताएंगे कि क्यों की जा रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी लागू की है, जो कहां से देख करके लागू की है, गुजरात से। और यही स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी के अंतर्गत आईटी हब की स्थापना की जा रही है। और आईटी हब की स्थापना जो है नवा रायपुर, कबीरधाम, जगदलपुर, रायगढ़ और जसपुर में की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, 13 जनवरी का, छत्तीसगढ़ में अडानी समूह द्वारा प्रस्तावित कुल निवेश राशि कितनी है, जिसमें पावर, सीमेंट और सीएसआर क्षेत्र शामिल हैं। पावर, सीमेंट और सीएसआर, सीएसआर मतलब सोशल सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुल मिला के होता क्या है, जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो भी कंपनीज हैं जो इसी समाज से पैसा कमाती हैं, जब पैसा बहुत कमा लेती हैं तो सरकार कहती है कि आप उसमें से एक काम करो, पैसा आपने बहुत कमाया, उसमें से 2% आप क्या करो, समाज के कल्याण के लिए यूज करो, उपयोग करो। तो वही फिर उसी पैसा से कहीं पे देखिएगा, जैसे कहीं जिंदल का प्लांट होगा, कहीं पे कोल इंडिया का प्लांट होगा, कहीं पे कुछ और प्लांट होगा, वहां पे देखिएगा अच्छा अच्छा गार्डन बना दिया जाता है, तालाब का सौंदर्यीकरण कर दिया जाता है। वो पैसा वो कंपनी अपने पास से नहीं देती, मतलब अपने पास से ही देती है, लेकिन ऐसा नहीं कि शौक में दे रही। सरकार ने पहले ही बोला है कि ठीक है तुम यहां प्लांट लगाओ, जितना पैसा कमाओगे उसका ऑडिट होगा, और जितना पैसा कमाओगे उसमें से 2% यहाँ सीएसआर के तहत तुम खर्च करोगे, कहीं तालाब बनाओगे, तालाब का सौंदर्यीकरण करोगे, पार्क बना दोगे, बच्चों के खेलने के लिए झूला लगाओगे, जो भी समाज के कल्याण के लिए करना है वो करोगे। ठीक है, तो अडानी ने छत्तीसगढ़ में निवेश की बात कही है या फिर निवेश कर रहे हैं, जिसमें वो पावर सेक्टर में निवेश करेंगे, सीमेंट में निवेश करेंगे और सीएसआर में निवेश करेंगे। तो कुल 65,000 करोड़ रुपए निवेश किया जाना है इसमें। ठीक है, जिसमें से 60,000 करोड़ जो है पावर प्लांट के विस्तार के लिए, 5,000 करोड़ सीमेंट उद्योग के लिए प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपए क्या है, सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल उत्तरदायित्व यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए किया जाना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अडानी समूह ने छत्तीसगढ़ में युवाओं के कौशल विकास के लिए कौन से सुझाव और योजनाएं प्रस्तुत की है? अडानी का कहना है कि हम छत्तीसगढ़ में क्या कर रहे हैं, प्लांट लगा रहे हैं। कैसा प्लांट लगाएंगे, बिजली का प्लांट लगाएंगे, बिजली का पावर प्लांट, बिजली बनाएंगे। ठीक है, हम सीमेंट का भी कारखाना लगाएंगे, लेकिन हम छत्तीसगढ़ में लगाए क्यों, क्यों लगाए हम छत्तीसगढ़ में?
तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महोदय आप ही तो सर्वे सर्वा हैं, आप जो पैसा है जिसके पास श्री है वही आदमी बड़ा है, तो एक काम करिए आप प्लांट लगाइए हमारे छत्तीसगढ़ में, आपको जो चाहिए वो हम करेंगे। तो अडानी के ठीक है, मुझे सस्ता जमीन दो, मुख्यमंत्री ने कहा दिया, मुझे पानी की व्यवस्था दो, दिया, मुझे सुरक्षा दो, ऐसा नहीं कि मैं पता चला कि प्लांट लगाने आ रहा हूं और राहुल गांधी उधर से कह रहे हैं कि अडानी पूरा देश लूट रहा है और छत्तीसगढ़ के युवा जागृत हुए और जाके पूरा प्लांट ही तहस नहस कर दे, नहीं हम पुलिस भी दे देता हूं, चलो पुलिस भी तुम्हारे प्लांट की सुरक्षा करेगी, ठीक है, औद्योगिक पुलिस बल हमने आपको दे दिया। अब प्लांट तो मैं लगा लूंगा, लेकिन जब प्लांट लगा लूंगा तो मेरे को श्रमिक चाहिए, लेबर चाहिए, आदमी चाहिए जो उस प्लांट में काम करे। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं छत्तीसगढ़ में प्लांट लगाऊंगा बिहार से लेबर लेके आऊंगा, तो मेरे को छत्तीसगढ़ से लेबर चाहिए। अडानी ने मुख्यमंत्री जी ने कहा वो भी दिया, चल। तो अडानी जी ने कहा सब तो दिया, लेकिन ये लेबर वाला मामला कुछ जमा नहीं, मेरे को ऐसा लेबर चाहिए नहीं, मेरे को अलग तरीके का लेबर चाहिए। कैसा लेबर चाहिए? ऐसा लेबर चाहिए जो मेरे कंपनी को, मेरे फैक्ट्री को, मेरे प्लांट को समझ सके। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ठीक है, तुम लेबर ले जाओ भैया और ले जाकर उसको ट्रेनिंग दे दो, तुम्हारे प्लांट के बारे में समझ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उतना ट्रेनिंग में खर्चा नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, हम एक नया कोर्स बता रहे हैं, वैसा कोर्स कराओ, बच्चे वहीं से ट्रेन हो, अब तैयार होकर के आएंगे, फिर हम उसको नौकरी दे देंगे। तो कहा कि चलो ठीक है, तो आईटीआई का पाठ्यक्रम जो है उसको बदलाव करवाइए और उसमें स्केलिंग एक्सीलेंट स्कूल की स्थापना करवाइए, जिसमें जो नए जो युवा हैं वो सीखेंगे और आके मेरे पास नौकरी करेंगे। तो आईटीआई में पाठ्यक्रम में बदलाव की बात अडानी जी ने कही है, ठीक है, तभी हम 65,000 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी भी राजी हो गए हैं भाई। चलिए अब क्या होता है आगे वो देखने वाली बात है, कहानी आगे बढ़ेगी तो बताऊंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत राजधानी में मोबाइल मेडिकल यूनिट से जुड़ने हेतु हाल ही में कौन सी तकनीकी सुविधा शुरू की गई है? तो आपको मालूम होगा MMU यानी मोबाइल मेडिकल यूनिट। ये मोबाइल मेडिकल यूनिट क्या होता है? एक तरीके की एक क्या होती है, गाड़ी होती है, बस टाइप की होती है, बस, छोटा बस। इस छोटा बस में सारी सुविधा रहता है, सारी सुविधा नहीं मतलब छोटी मोटी सुविधा रहती है, ब्लड टेस्ट हो जाएगा, बीमार हो तो बोतल चढ़ जाएगा, कुछ और चीजें दवाई मिल जाएंगी, डॉक्टर उसमें घूमता रहता है, यही मेडिकल मोबाइल मेडिकल यूनिट है। मोबाइल मेडिकल यूनिट किसने चालू किया था? तो जो भूतपूर्व हमारे मुख्यमंत्री थे, क्या नाम था उनका, काका नाम तो भूल गए, भूपेश बघेल। भूपेश बघेल ने शुरू किया था, ठीक है। तो ये गांव शहर में घूमती रहती है, कहीं पे जाएगी, कैंप लगाएगी, वहां पे चेकअप वेकअप करेगी, इस टाइप का सिस्टम है। उसमें पैरामेडिकल स्टाफ रहते हैं, यानी मेडिकल को सपोर्ट करने वाले स्टाफ, ठीक है, और उसके अलावा ब्लड टेस्ट करने वाले सभी लोग रहते हैं लगभग। तो अभी वर्तमान में इसमें जनवरी में एक नया इनोवेशन किया गया है, और वो इनोवेशन क्या है कि इस नया मोबाइल ऐप बनाया गया है इसके लिए, मोबाइल ऐप, ठीक है। और इस ऐप को आप डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी? तो कहीं आप मोबाइल मेडिकल यूनिट आपके मोहल्ले में है कि नहीं है, आ रहा है, आज नहीं आ रहा है, या फिर कहां पर खड़ा है, तो मोबाइल मेडिकल यूनिट में क्या कर दिया गया, एक प्रकार का एक जीपीएस लगा दिया गया, जीपीएस। और जीपीएस लगा करके जब आप मोबाइल में देखेंगे उस ऐप में, तो बता देगा कि अरे वो तो चिंगराजपारा में खड़ा है, अरे वो तो जबरापारा में खड़ा है, तो वहीं जाऊं इलाज करा लेता हूं, ऐसे। इसके अलावा मान लीजिए आपने इलाज करा लिया है वहां से, और इलाज कराने के बाद आ गए, आपने ब्लड का सैंपल दिया था कि इसका जांच करके बताना भाई कि इसमें क्या समस्या है। ब्लड सैंपल लेने जाने के लिए आपके पास समय नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसी ऐप में देखेंगे, आपका ब्लड रिपोर्ट उसी ऐप में दिखने लगेगा, ठीक है। तो मोबाइल एप्लीकेशन नया इनोवेशन लॉन्च हुआ है इसमें।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा में शामिल नहीं है? तो अपॉइंटमेंट बुकिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, कि कहां पर वो MMU है, मोबाइल मेडिकल यूनिट है, उस MMU में हम के लिए हम कौन सा डॉक्टर बैठा है उस डॉक्टर से हमको मिलना है, तो हम अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। MMU की ऑनलाइन लोकेशन अभी मैंने बताया कि उसमें GPS लगा दिया गया है, तो कहां पर वो यूनिट खड़ा है, बस खड़ा है, वो हम देख सकते हैं। ब्लड रिपोर्ट या अन्य किसी प्रकार का रिपोर्ट भी हम उसी में अपलोड हो जाएगा टेस्ट होने के बाद आपका, तो वहीं से देख सकेंगे, आपको मोबाइल मेडिकल यूनिट तक जाने की जरूरत नहीं। लेकिन बिना OTP के पासपोर्ट बना सकते हैं क्या? नहीं, ये इससे संबंधित ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 22, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने बस्तर दौरे के दौरान किस जिले में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सभी लैंप्स और राशन दुकानों में जैविक खाद उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री जी का जो 13 जनवरी के आसपास मुख्यमंत्री जी फिर से गए थे बस्तर, और बस्तर जाने के बाद इन्होंने कहा था क्या कि हम 2026 तक नक्सलवाद को सच में खत्म कर देंगे। जब 13 जनवरी के आसपास ये बस्तर गए थे, तो 13 जनवरी को इन्होंने 3 जिलों का दौरा किया था। एक बस्तर, एक था वो दंतेवाड़ा, दूसरा था बीजापुर, और तीसरा था सुकमा। कौन कौन सा? सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा, 3 जिलों का, यानी कुल मिला के कोंडा गांव इसमें शामिल नहीं था। तो 3 जिलों का इन्होंने दौरा किया था। इसीलिए बता रहा हूं कि आपसे पिछली बार जो एग्जाम था, पिछली बार के एग्जाम में कई बार ऐसे पूछ चुका है कि मुख्यमंत्री कौन कौन से जिले का दौरा किए, कौन कौन सा नहीं किए। तो सही उत्तर हो जाएगा दंतेवाड़ा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दंतेवाड़ा जिले में आयोजित कार्यक्रम में यह घोषणा की कि जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सभी लैंप्स और राशन दुकानों में जैविक खाद उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही वन्य प्राणी और संरक्षण पर्यटन के लिए चिड़ियाघर का निर्माण की भी घोषणा की गई है। चिड़ियाघर कहां बनेगा? दंतेवाड़ा में बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये दूसरा प्रश्न आपसे यहां से पूछ सकता है कि चिड़ियाघर बनाने की घोषणा जो दक्षिण बस्तर क्षेत्र है वहां कहां की गई है? तो दंतेवाड़ा में की गई। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बस्तर प्रवास के दौरान 3 जिलों में, कौन कौन से 3 जिले? बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा, 3 जिलों में कुल कितने करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 574.6 करोड़ रुपए। ठीक है, कहां कहां कितना देखिए, मुख्यमंत्री के बस्तर दौरान के दौरान दंतेवाड़ा, सुकमा और एक मिनट, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, हाँ सॉरी, 3 जिले जो उन्होंने कवर किए हैं, 3 जिले, उसमें बीजापुर शामिल नहीं है मेरे दोस्त, गलती से बोल दिया। सुकमा है, कोंडागांव और दंतेवाड़ा है, 3 जिले। ठीक है, मैं भी कभी कभी निकल जाता है। तो 3 जिले कौन कौन से हैं? सुकमा, दंतेवाड़ा और कोंडागांव। बीजापुर शामिल नहीं है। फ्लो में दिमाग में कभी कभी हो जाता है ऐसा लोचा कि आदमी बोल देता है। तो 3 जिले यही हैं। अच्छा हुआ कि यहाँ पे लिखा हुआ दिख गया, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता। तो दंतेवाड़ा के लिए 160 करोड़ रुपए, सुकमा के लिए 205.80 करोड़ रुपए और कोंडागांव के लिए 208.26 करोड़ रुपए, और टोटल अगर हम लोग देखें तो 174.06 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, सुकमा में इसी कार्यक्रम के दौरान, यही जो मुख्यमंत्री जी गए थे ना, सुकमा, दंतेवाड़ा और कोंडागांव, तो इसी कार्यक्रम के दौरान सुकमा में 2 परियोजनाओं के तहत आत्मसमर्पित माओवादी जोड़ों का विवाह मुख्यमंत्री की उपस्थिति में संपन्न हुआ था। ये बड़ा प्रश्न है और यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, ये IMP कह सकता हूं, इसको IMP, VIMP भी कह सकता हूं। ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में यह विवाह हुआ था, नक्सली जोड़े का विवाह हुआ था। तो यह विवाह किसके अंतर्गत हुआ था? मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और नक्सल पुनर्वास योजना के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर बी के अंतर्गत हुआ था।
ठीक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में सुकमा जिले में 2 आत्मसमर्पित माओवादी जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है। यह आयोजन मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और नक्सल पुनर्वास योजना के तहत किया गया, जो यह दर्शाता है कि सरकार पूर्व माओवादियों के समाज पुनर्वास स्थापना को लेकर गंभीर प्रयास कर रही है। एक और प्रश्न देखते हैं। ऐसा प्रश्न सामान्य तौर पर नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर का दिमाग घूमता है तो ऐसे प्रश्न जरूर पूछता है। पूछता क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा 12 वर्षों तक नक्सल संगठन से जुड़ा रहा। यही सुकमा में जो विवाह हुआ, जो मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हुआ, 2 जोड़ों का विवाह हुआ, इन 2 जोड़ों में से ही प्रश्न है, या फिर कह सकता हूं कि इन्हीं नक्सलियों से बीच से प्रश्न है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो नक्सली हैं, जो कि 12 वर्षों तक जुड़े थे नक्सली संगठन से और वर्तमान में उन्होंने पुनर्वास का सहारा लिया है। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है और डी है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, मौसम महेश और मेरे ख्याल से मंडकम पंडू, यही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मौसम महेश और मंडकम पंडू। ठीक है, मौसम महेश और मंडकम पंडू दोनों 12 वर्षों तक नक्सली संगठन में सक्रिय रूप से कार्य किया, जबकि हेमला मुन्नी, जो इसमें नाम है ना हेमला मुन्नी, हेमला मुन्नी 9 वर्षों तक काम करती है। रखवा भीम 6 वर्षों तक संगठन में रहता है। अतः सही उत्तर क्या हो जाएगा, 12 वर्ष तक काम करने वाले लोग जो अगर बात करें तो मौसम महेश और मंडकम पंडू। आपसे 6 वर्ष का भी पूछ सकता है, क्योंकि ये एक पेपर में हाईलाइट प्रश्न था और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए पूछा जा सकता है। श्रीमंत झा ने पैरा एशिया कप में किस खेल में स्वर्ण पदक जीतकर राज्यपाल से सम्मान प्राप्त किया। तो उन्होंने जीता है क्या, पंजा कुश्ती में जीता है। ये मेरे ख्याल से दुर्ग या भिलाई के रहने वाले हैं ये श्रीमंत झा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और ये जो है पंजा कुश्ती में जीते और जीतने के बाद राज्यपाल से सम्मान मिला इनको 10,000 रुपए का। ठीक है, चलिए, जिसको आर्म्स रेसलिंग भी बोला जाता है, और इनको बुलाया भी गया है फिर से इसमें। यही जीतने की वजह से इनको अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में, नया प्रतियोगिता में चयन कर लिया गया है। पंजा कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाले श्रीमंत झा किस आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए हैं। तो नॉर्वे में होने वाला जो पैरा विश्व कप है, इसमें ये चयनित हुए हैं, इसी स्वर्ण पदक लाने की वजह से। कहाँ के हैं, दुर्ग के रहने वाले हैं, शायद दुर्ग या दुर्ग के ही रहने वाले मेरे ख्याल से। थोड़ा सा अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आपसे इसमें ये प्रश्न पूछा ही जा सकता है कि ये जो श्रीमंत झा है कहाँ के रहने वाले। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं उसको कर दूंगा, या फिर आपको जानकारी होगी तो नीचे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और डिटेल में चीजों को पढ़ना है तो ऐप डाउनलोड करिएगा, उसमें फ्री में आप इन सब कंटेंट को पढ़ सकते हैं। एमसीक्यू के माध्यम से नहीं, उसमें आपको पूरा डिटेल मिलेगा, उस डिटेल को पढ़िए। क्योंकि जैसे अभी इसी प्रश्न में देखिए छूट गया क्या, श्रीमंत झा कौन से जिले के रहने वाले हैं, वो आपको वहां पे मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य प्रश्नों की बात करूं, जैसे इसी में से कुछ फैक्ट छूट गया होगा वो भी मिल जाएगा। जैसे अगर इसमें बात करूं कि ये जो नक्सली वाला कार्यक्रम हुआ, इसमें कौन कौन सी और चीजें हुई, ये सब सारे फैक्ट आपको उसमें मिल जाएंगे, वो भी फ्री में मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।